हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम यूजीसी नेट का यूनिट 1 से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चंस है इसमें 3 ऑप्शंस दिया गया है आपका, लेकिन एग्ज़ाम में जो ऑप्शन रहेगा वो 4 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वैदिक संस्कृत का समय 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, 2000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन आपका होगा बी ऑप्शन आपका सही है। वैदिक संस्कृत का समय जो है 2000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक सही है। ठीक है, वैदिक संस्कृत का समय अगर आप देखिएगा 2000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व है आपका वैदिक संस्कृत का समय। यहाँ पर जो भारतीय आर्य भाषा का समूह है इसको क्या किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा पहले आएगा, उसके बाद में मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ये 3 जो आर्य भाषा के बारे में दिया है, इसमें जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है उसके अंतर्गत आपका आएगा वैदिक संस्कृत। ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आएगा, और ये जो लौकिक और वैदिक में से पहले आएगा वैदिक संस्कृत, वही वैदिक संस्कृत का समय आपसे पूछा है, तो इसको याद रखिएगा। 2000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व जो है वैदिक संस्कृत का समय है। क्वेश्चन नंबर 2, द्वितीय प्राकृत बोला जाता है किस भाषा को। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है द्वितीय प्राकृत किस भाषा को बोला जाता है। प्राकृत, पाली, अपभ्रंश। 2 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 2 नंबर का प्राकृत जो दिया है द्वितीय प्राकृत होगा, प्राकृत भाषा को द्वितीय प्राकृत बोला जाता है। 2 का ए ऑप्शन आपका सही है, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत बोला जाता है। प्राकृत का समय याद रखिए, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी जो है ये प्राकृत का समय है। और जो भारतीय आर्य भाषा के बारे में जो दिया है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा, ये 3 भेद है भारतीय आर्य भाषा का। इसमें जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है उसमें उसका 3 दिया गया है कि पाली प्राकृत अपभ्रंश। ये पाली प्राकृत अपभ्रंश जो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आएगा। और वहीं पर आपको मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का एक हिस्सा है जो सेकंड में आता है आपका प्राकृत भाषा, वही प्राकृत को यहाँ पर बोला गया है द्वितीय प्राकृत। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 का आपका ये ऑप्शन सही है, द्वितीय प्राकृत बोला जाता है प्राकृत भाषा को। क्वेश्चन नंबर 3, छांदस नाम से जाना जाता है। ठीक है, छांदस नाम से किसको जाना जाता है। अपभ्रंश, लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। 3 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन आपका होगा सी। यहाँ पर छांदस दिया गया है, छांदस नाम से जाना जाता है वैदिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक संस्कृत के बारे में याद रखिए, वैदिक संस्कृत जो है आपका वैदिकी, वैदिक, छांदस, छंदस, ये सब नाम से जाना जाता है वैदिक संस्कृत, इसको याद रखिएगा। और वैदिक साहित्य को अगर आप देखिएगा, इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया वैदिक साहित्य को, एक संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। आप लोग यूजीसी नेट के लिए पढ़ रहे हैं, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा जो मैं अभी बता रही हूँ उसको डेप्थ में आप लोगों को पढ़ के जाना है एग्जाम के लिए, ये सबसे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 4, संहिता विभाग में महत्व की दृष्टि से प्रधान कौन है। संहिता विभाग में महत्व की दृष्टि से कौन प्रधान है। साम संहिता, अथर्व संहिता, ऋग संहिता। अगर 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर का आपका सही ऑप्शन होगा सी। संहिता विभाग में महत्व की दृष्टि से प्रधान है ऋग संहिता, सी ऑप्शन आपका सही है। अगर आप संहिता विभाग देखिएगा तो इसमें ऋग संहिता, यजु संहिता, साम संहिता, अथर्व संहिता, ये सारे संहिता आता है, लेकिन इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपका हो जाएगा ऋग संहिता। 4 नंबर का सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5, ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट या अंतिम भाग किस नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट या अंतिम भाग किस नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐतरेय, ईश, उपनिषद। 5 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, आपका सी ऑप्शन सही होगा, ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट या अंतिम भाग उपनिषद नाम से प्रसिद्ध हुए। 5 का सी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर उपनिषद के बारे में दिया है, तो उपनिषद के बारे में याद रखिए कि उपनिषदों की संख्या जो है वो 108 बताई गई है, और इनमें जो 12 उपनिषद है वो मुख्य है।
ठीक है। मुख्य उपनिषद अगर आप देखिएगा आपको 12 मिलेगा, और कुल संख्या अगर उपनिषद का आप देखिएगा 108 है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जन साधारण में प्रचलित तंत्र मंत्र टोने टोटकों का संकलन है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जन साधारण में प्रचलित तंत्र मंत्र टोने टोटकों का जो संकलन है उसको क्या, वो किसके बारे में बताया जा रहा है? साम संहिता, ऋग संहिता, अथर्व संहिता। अब अगर क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन आपका सही है। अथर्व संहिता जो है ये आपका जन साधारण में प्रचलित मंत्र तंत्र टोनी टोटकों का संकलन है। आप अथर्व संहिता में आपको मिलेगा जो जन साधारण में प्रचलित तंत्र मंत्र टोनी टोटकों का संकलन मिलेगा अथर्व संहिता में। तो 6 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका सही है। जन साधारण में प्रचलित तंत्र मंत्र और टोनी टोटकों का संकलन जो है अथर्व संहिता में है। क्वेश्चन नंबर 7, धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार वैदिक ध्वनियों में स्वरों की संख्या कितनी है? ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार वैदिक ध्वनियों में स्वरों की संख्या कितनी है? यहाँ पर ऑप्शंस देखिए 14, 13, 12 दिया है। अगर 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपका सही ऑप्शन 13 होगा। धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार वैदिक ध्वनियों में स्वरों की संख्या जो है वो 13 है। यहाँ पर याद रखिए वैदिक ध्वनियों की संख्या जो है 52 मानने वाले कुछ विद्वान थे, जैसे कि धीरेन्द्र वर्मा, उदय नारायण तिवारी, कपिल देव द्विवेदी, ये सब जो है वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानते हैं। और ये लोग जो वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानते हैं, इसमें स्वरों की संख्या वो लोग 13 मानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। लेकिन वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानने वाले भी हैं, और 14 मानने वाले जो है वो है हरदेव बहारी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हरदेव बहारी ने वैदिक स्वरों की संख्या कितनी मानी है, तो वहाँ पर आपका आंसर जो होगा 14 होगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया है धीरेन्द्र वर्मा के बारे में, यहाँ पर आंसर आपका 13 होगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8, त्रिपिटक ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई है? 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि त्रिपिटक ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। 8 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, ये तीनों ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपका पाली होगा। त्रिपिटक ग्रंथों की रचना जो है पाली भाषा में हुई है। देखिए यहाँ जो पाली दिया है, पाली के बारे में याद रखिए, पाली को प्रथम प्राकृत बोला जाता है, और ये मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत आता है। इसको बोला जाता है प्रथम प्राकृत, और पाली का अर्थ होता है बुद्ध वचन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पाली का अर्थ जो है बुद्ध वचन है। भारत की प्रथम देश भाषा भी पाली को ही बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पाली, इससे रिलेटेड बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब इसको याद रखिए कि पाली जो है प्रथम प्राकृत है, भारत की प्रथम देश भाषा है, और पाली का अर्थ जो है बुद्ध वचन है, और त्रिपिटक ग्रंथ की रचना भी जो है इसी पाली भाषा में ही हुई है। 8 का आपका ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की प्रथम देश भाषा है। ठीक है, भारत की प्रथम देश भाषा है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। 9 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 9 नंबर का सही ऑप्शन होगा आपका ए। भारत की प्रथम देश भाषा जो है पाली है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, समय समय पर संघ संचालन को नियमित करने के लिए दी गई शिक्षाओं का संकलन। ठीक है, शिक्षाओं का संकलन क्या है? समय समय पर संघ संचालन को नियमित करने के लिए दी गई शिक्षाओं का संकलन क्या है? विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक। इसमें अगर आप 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर का आपका ये ऑप्शन सही होगा। समय समय पर संघ संचालन को नियमित करने के लिए दी गई शिक्षाओं का संकलन जो है वो आपका विनय पिटक होगा। 10 का ये ऑप्शन सही है। ये 10 नंबर क्वेश्चन में इस चीज़ को भी याद रखिए कि ये जो समय समय पर संघ संचालन को नियमित करने के लिए दी गई शिक्षा जो है, ये शिक्षा है बुद्ध की शिक्षा। याद रखिएगा, यहाँ पर शिक्षा कौन देते हैं, किसकी शिक्षाओं का संकलन है? बुद्ध की शिक्षाओं के संकलन है, ये याद रखिएगा। और विनय पिटक के बारे में भी याद रखिए कि विनय पिटक में बहुत सारे ग्रंथ भी है, जैसे कि चुल्वक, महावक, पाचित्य, पराजिक परिवार, ये सब जो है आपका आ जाएगा किसमें? विनय पिटक के अंतर्गत आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, किस व्याकरण ग्रंथ को सुसंधि कप बोला जाता है? ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है किस व्याकरण ग्रंथ को सुसंधि कप बोला जाता है।
यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, कच्चान व्याकरण, मोगलान व्याकरण, साध्य नीति व्याकरण। आप अगर 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो ये याद रखिए कि 11 का ए ऑप्शन सही है। कच्चान व्याकरण को कच्चान ग्रंथ ग्रंथ भी बोला जाता है और सुसंधि कप भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। यही कच्चान व्याकरण को बोला जाता है कच्चान ग्रंथ, और इसको सुसंधि कप भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, पाली व्याकरण में पूर्णता तथा गंभीरता में सर्वश्रेष्ठ व्याकरण है। ठीक है, आपको बताना है कि पाली व्याकरण में पूर्णता तथा गंभीरता में सर्वश्रेष्ठ व्याकरण कौन सा है। मोगलान व्याकरण, सत्यनीति व्याकरण, कच्चान व्याकरण। 12 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका ऑप्शन सही होगा। मोगलान व्याकरण के बारे में यहाँ बोला गया कि पाली व्याकरण में पूर्णता तथा गंभीरता में सर्वश्रेष्ठ व्याकरण अगर आप देखिएगा वो मोगलान व्याकरण है। और मोगलान व्याकरण के बारे में याद रखिए, जो मोगलान व्याकरण है इसके रचयिता मोगलान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, पाली भाषा की विशेषता नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि पाली भाषा की विशेषता कौन सी नहीं है। अनुस्वार पाली भाषा में स्वतंत्र ध्वनि है। पाली में 2 लिंग, 3 वाच्य तथा 2 वचन है। पाली हलंत रहित 6 कारक तथा 8 लकार युक्त भाषा है। आपको बताना है यहाँ पर देखिए 6 कारक आपको मिले, मतलब यहाँ पर दिया गया है पहला में कि अनुस्वार पाली में स्वतंत्र ध्वनि है। ठीक है। दूसरा में बोला गया पाली में 2 लिंग है, 3 वाच्य है, 2 वचन है। तीसरा ऑप्शन में आपका दिया है पाली हलंत रहित है, 6 कारक इसमें देखने को मिलता है और 8 लकार युक्त भाषा है ये। इसमें से अगर आप देखिएगा आपको बताना है कि तीनों में से कौन सा एक पाली की विशेषता नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखिए पाली में 3 लिंग है और 3 वाच्य है, 2 वचन है। 11 का आपका सी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 14, प्राचीनतम प्रचलित भाषा है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आपका होना चाहिए था प्राचीनतम प्रचलित भाषा है कौन सी भाषा को यहाँ पर बोला गया प्राचीनतम प्रचलित भाषा। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। 14 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा आपका बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर आपका दिया है प्राचीनतम प्रचलित भाषा जो है आपका प्राकृत। 14 का बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15, प्राकृत प्रकाश ग्रंथ के लेखक हैं। आपको बताना है कि प्राकृत प्रकाश ग्रंथ जो है इसके लेखक कौन है। हेमचंद्र, बररुचि, दंडी। 15 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा आपका बी ऑप्शन सही होगा। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ जो है इसके लेखक है बररुचि। 15 का बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन जो है प्राकृत प्रकाश ग्रंथ, इसमें तीनों ऑप्शंस को अगर आप देखिएगा तीनों ऑप्शन में से ऑप्शन बी आपका सही होगा। प्राकृत प्रकाश ग्रंथ के लेखक है बररुचि। तो बररुचि के बारे में एक चीज़ याद रखिए, बररुचि जो है प्राकृत भाषा का 4 भेद वो मानते हैं और बररुचि के ही अनुसार है कि प्राकृत भाषा जो है महाराष्ट्री, पैसाची, मागधी और शोरसेनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे क्वेश्चन आता है। पैसाची, मागधी, शोरसेनी, महाराष्ट्री, ये जो है 4 भेद है प्राकृत भाषा का, किसके अनुसार है, ये बररुचि के अनुसार है। 15 का क्वेश्चन जो है आपका कि प्राकृत प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है, तो प्राकृत प्रकाश ग्रंथ के लेखक बररुचि ही है। और बररुचि के बारे में यहाँ पर दिया गया कि प्राकृत भाषा का वो 4 भेद बताते हैं, महाराष्ट्री, पैसाची, मागधी और शोरसेनी। क्वेश्चन नंबर 16, प्राकृत व्याकरण के लेखक। ठीक है, प्राकृत व्याकरण के लेखक कौन है। हेमचंद्र, बररुचि, दंडी। 16 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा यहाँ पर जो दिया है प्राकृत व्याकरण, इसके लेखक है हेमचंद्र। ए ऑप्शन आपका सही है। हेमचंद्र का है जो आपका प्राकृत व्याकरण। और हेमचंद्र के बारे में याद रखिए, हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। और यहाँ पर जो दिया है प्राकृत व्याकरण, इसके लेखक भी है हेमचंद्र। और हेमचंद्र के अनुसार अगर आप देखिएगा, हेमचंद्र जो है प्राकृत भाषा का 3 भेद मानते हैं। एक है आर्षी, चुलिका, पैसाची, अपभ्रंश। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि प्राकृत का जो भेद में अपभ्रंश को कौन गिनते हैं, मतलब प्राकृत का एक भेद अपभ्रंश कौन बताते हैं। तो याद रखिएगा प्राकृत का एक भेद अपभ्रंश बताने वाले हेमचंद्र ही है। और हेमचंद्र को ही बोला जाता है क्या, प्राकृत का पाणिनि बोला जाता है। और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आता है, वो सारा क्वेश्चन को आप पढ़ के रखिए। हेमचंद्र से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका आएगा। क्वेश्चन नंबर 17,
हेमचंद्र की चुलिका बैसाची को किसने भूत भाषा कहा? अब देखिए और एक क्वेश्चन है, यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है। एक तो हेमचंद्र जो है वही है चुलिका बैसाची के लेखक। दूसरा क्या है यहाँ पर दिया है कि हेमचंद्र की चुलिका बैसाची को किसने भूत भाषा कहा है। तो भूत भाषा कहने वाले अगर आप देखिएगा तीनों ऑप्शंस को देखिए, दंडी, बरूची, पुरुषोत्तम दिया है। 17 का आपका ये ऑप्शन सही होगा। हेमचंद्र की चुलिका बैसाची को आचार्य दंडी ने भूत भाषा कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि हेमचंद्र की चुलिका बैसाची को आचार्य दंडी ने भूत भाषा कहा है। 17 का आपका ए ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 18, किसने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य दर्श में महाराष्ट्री को सर्वश्रेष्ठ भाषा बताया? तो कौन ऐसे हैं जो अपना, पहले तो अगर किसी को ये याद हो कि काव्यदर्श के लेखक कौन है, आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि किसने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यदर्श में महाराष्ट्री को सर्वश्रेष्ठ बताया है, सर्वश्रेष्ठ भाषा बताया है। 18 नंबर का ऑप्शंस को अगर आप देखिएगा, आचार्य दंडी, हेमचंद्र, कुंतक दिया है। 18 नंबर का सही ऑप्शन आपका होगा ए, आचार्य दंडी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यदर्श। तो इससे ये पता चलता है कि काव्यदर्श के लेखक है आचार्य दंडी। महाराष्ट्री को सर्वश्रेष्ठ भाषा वो बताते हैं आचार्य दंडी अपनी रचना काव्यदर्श में। यहाँ पर जो क्वेश्चन 18 नंबर है इसका ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 19, कुमारपाल चरित के लेखक कौन है? कुमारपाल चरित जो है इसके लेखक कौन है? 19 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका ऑप्शन से हेमचंद्र, बरूची, दंडी। 19 का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा हेमचंद्र। कुमारपाल चरित के लेखक जो है हेमचंद्र हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्राकृत सर्वस्व के लेखक कौन है? प्राकृत सर्वस्व के लेखक कौन है? मार्कंडेय, वासुदेव, भरतमुनि। 20 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 20 का यहाँ पर जो ऑप्शंस दिया गया है इसमें आपका सही ऑप्शन होगा ए, प्राकृत सर्वस्व के लेखक जो है, ये देखिए ये जो प्राकृत सर्वस्व दिया है, ये कुछ बुक में प्राकृत सर्वस्व रहता है, कुछ बुक में प्राकृत सर्वस्व रहता है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। बाकी इसके लेखक जो है मार्कंडेय है। 20 का आपका ए ऑप्शन सही है, प्राकृत सर्वस्व या सर्वस्व के लेखक जो है मार्कंडेय हैं। यहाँ तक था आपका 20 क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन में कहीं पर अगर डाउट है आप लोग कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। बाकी यूजीसी नेट के लिए क्लास जो है हम अभी अभी शुरू किए हैं, तो आप लोग कोई भी अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं तो हम लोगों का मेहनत भी पढ़ाई में ही नज़र आना चाहिए। तो अगर हम लोग सही से पढ़ते हैं ऑब्वियसली हम लोग का हर एग्ज़ाम क्रैक हो ही जाएगा। पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए। और अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं जो आपका यूजीसी नेट का है, वहाँ पर जो भी जितना भी क्वेश्चंस बन रहा है उसका सारा पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। जो भी समझाया जा रहा है उसका पीडीएफ उसमें मिलेगा। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आपको लिंक मिलेगा कमेंट में, आप लोग ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं।